Hello everyone, let's start solving the MCQ previous year question of Transfer of Property Act 1882. Question 1. The Transfer of Property Act 1882 came into force on, the answer is 1st July 1882. 1st July 1882 को Transfer of Property Act force में आया था. ठीक है, सही है. The Transfer of Property Act 1882 came into force, same question is repeated, 1st July 1882 is the answer. The Transfer of Property Act was enacted in the year. केम इंटू फोर्स और इनैक्टमेंट दोनों का ही ईयर सेम था टीपीए का. 1882 आंसर होगा. सही है. चैप्टर 7 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अंडर क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ, मोहम्मडन लॉ, हिंदू लॉ. तो मोहम्मडन लॉ पे चैप्टर 7 जो गिफ्ट से डील करता है वो टीपीए एक्ट का अप्लाई नहीं होता है. किस पे? मोहम्मडन लॉ पे. ठीक है. The provisions of the Transfer of Property Act apply to the transfer of immovable property, movable property दोनों पे ही अप्लाई होता है. ज़्यादातर immovable property पे और कुछ sections movable, immovable दोनों पे. तो आंसर डी होगा. ठीक है. तो provisions of Transfer of Property Act apply to the transfer of immovable properties mostly. However, some provisions apply to immovables as well as to movable properties. Next question. Which of the following are immovable property under the Transfer of Property Act? 1. The equity of redemption, a hut, a mortgage debt, right to recover maintenance allowance charged on immovable. तो इसमें इक्विटी ऑफ रिडम्पशन, किसी चीज़ को आप रिडीम कराते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है. हट भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा. मॉर्टगेज डेट इमूवेबल प्रॉपर्टी पे मॉर्टगेज किया जाता है, इसलिए मॉर्टगेज डेट भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है. तो 1 2 3 होना चाहिए. राइट टू रिकवर मेंटेनेंस अलाउंस चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो मेंटेनेंस अलाउंस चार्ज किया जाता है तो ये मेंटेनेंस के लिए अलग से मांगा जा रहा है, इसलिए शायद ये नहीं होगा. तो आंसर 1 2 3. So the answer is B, 1 2 3. Okay. Next question. The Transfer of Property Act 1882 covers movable property, immovable property. तो दोनों ही होगा या फिर none, A and B both. So the answer will be 7D. Immovable property includes grass, growing crops, standing timber, all of the above. तो ये यूपीपीसीएस जे 2015 का क्वेश्चन है. ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड स्टैंडिंग टिम्बर, ऑल ऑफ द अबव आर इमूवेबल प्रॉपर्टी. डू आई नीड टू एक्सप्लेन देन? इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब हम डेफिनेशन वेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे. सेक्शन 9. एंड instrument as defined under section 3 of the Transfer of Property Act 1882 means a negotiable instrument, a transferable instrument, a testamentary instrument, a will. इंस्ट्रूमेंट जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 के अंदर टीपीए का, उसका मतलब क्या होता है? तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट. तो सेक्शन 3 में टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट नहीं इंक्लूडेड है, यानी कि विल टाइप का इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडेड नहीं है. नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए जिसमें कि गिफ्ट भी हो सकता है. सेक्शन क्वेश्चन नंबर 10. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इंस्ट्रूमेंट मीन्स टेस्टामेंट्री. सेम क्वेश्चन, सो द आंसर इज नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट. 10 क्वेश्चन अभी हमने कर लिए. इसको भी हम बेयर एक्ट से भी देख लेते हैं. सेक्शन 3 एंड सॉरी इस क्वेश्चन में आंसर क्वेश्चन शायद गलत है. इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स नहीं होना चाहिए. इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड स्टैंडिंग टिम्बर होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि स्टैंडिंग टिम्बर जो है खड़ी लकड़ी हम काट कर यूज़ में लाने के लिए करते हैं. ग्रोइंग क्रॉप्स जो है वो हमारे खाने के काम में आता है, तो उसका क्रॉप्स लगाया इसीलिए जाता है कि उसको काटा जाए. तो उसका मोटिव परमानेंटली उसमें रखना नहीं है,
इसलिए ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा. दीज थ्री आर नॉट इंक्लूडेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, एम्बेडेड इन द अर्थ है, फिर भी ये मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आता है. लेट मी सी द बेयर एक्ट वंस एंड देन दिस इज द बेयर एक्ट. इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन. Yes, interpretation clause. Immovable property does not include standing timber, growing crops or grass. So यहाँ पे इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है. Immovable property does not include. ये करेक्शन आप भी कर लीजिएगा अगर कहीं आपकी बुक में ये गलती हो तो. देन सेक्शन 3 में हम इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन भी बेयर एक्ट से एक बार देख लेते हैं. इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, now let's move to the next question. Question number 11. Instrument under the transfer of property means a non-testamentary instrument. ठीक है, how many witnesses are required for attesting an instrument under transfer of property act? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कितने विटनेसेस मिनिमम चाहिए? 2 होने चाहिए. 2 या 2 से अधिक हो सकता है. तो ये भी सेक्शन 3 में दिया होगा. इसको हम अटेस्टेड का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. बड़ा डेफिनेशन है पर पूरा पढ़ लेना चाहिए. अटेस्टेड इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स and shall be deemed always to have meant attested by 2 or more witnesses, each of whom has seen the executant sign or affix his mark to the instrument. तो 2 या 2 से अधिक विटनेसेस होने चाहिए जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट को साइन करते हुए देखा हो, or has seen some other person sign the instrument in the presence and by the direction of the executant. या तो executant को खुद ही साइन करते witnesses ने देखा हो, या executant वहाँ present था और executant की जगह पे कोई और साइन कर रहा था executant के presence और direction पे, उसको witnesses ने देखा हो, or has received from the executant a personal acknowledgement of his signature or mark. अगर वहाँ पे executant present नहीं था और विटनेसेस ने देखा और बाद में एग्जीक्यूटेंट उसको बता देता है कि ये सिग्नेचर मेरे बिहाफ में ही किया गया है, तो भी पर्सनल एक्नॉलेजमेंट देने से उसके सिग्नेचर का भी विटनेस को अगर पर्सनल एक्नॉलेजमेंट देगा तो वो भी अटेस्टेड माना जाएगा. और ऑफ द सिग्नेचर ऑफ सच अदर पर्सन एंड ईच ऑफ होम हैज साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट. विटनेस का साइन एग्जीक्यूटेंट के प्रेजेंस में होना चाहिए. ये ज़रूरी नहीं है, नॉट बी नेसेसरी दैट मोर देन वन ऑफ सच विटनेस शैल हैव बीन प्रेजेंट एट द सेम टाइम. जितने भी विटनेसेस हैं वो एक ही साथ प्रेजेंट होकर साइन करें, अटेस्ट करें, ये ज़रूरी नहीं है, अलग अलग भी अटेस्ट कर सकते हैं. एंड नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन शैल बी नेसेसरी. ठीक है, तो ये अटेस्टेड का डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 3 ऑफ टीपी एक्ट में दिया है. 12 हो गया. क्वेश्चन नंबर 13. प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शैल बी एप्लीकेबल वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ द कोर्ट. प्रोविजंस ऑफ टीपी एक्ट एप्लीकेबल होगा, पहला बोल रहा है जहाँ की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा रहा है किस कोर्ट की डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए. बी वे द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट वेस्ट इन रिसीवर बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. C where the property is transferred by the act of the parties. and D to interstate succession. तो सक्सेशन वाले चीज़ों में टीपी एक्ट अप्लाई नहीं होता है. ठीक है, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पार्टीज़ खुद करती हैं. इसका आंसर होगा where the property is transferred by the act of parties. एक पार्टी अपनी मर्जी से अगर अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हो, मॉर्गेज कर रहा हो, गिफ्ट कर रहा हो, तो उस पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई करेगा. सो द आंसर विल बी सी. Things embedded in the earth have been included under the Transfer Property Act in the definition of immovable property, tangible immovable property, attached to the earth, intangible immovable property. Things embedded in the earth, जो धरती के अंदर एम्बेड किया गया है, अर्थ के अंदर.
वो इंक्लूडेड है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, किसमें, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में, अटैच टू द अर्थ में, या इनटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में। तो एम्बेडेड इन द अर्थ जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो होता ही है, पर इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच टू द अर्थ के अंदर आता है। ठीक है, ये अगर आप देखना चाहो तो हम डेफिनेशन के अंदर देख सकते हैं। Attached to the earth means rooted in the earth, as in the case of trees and shrubs, embedded in the earth, as in the case of walls or buildings. walls और buildings earth के अंदर embed की जाती हैं। trees and shrubs rooted in the earth होते हैं। attached to what is so embedded in the permanent beneficial enjoyment, जो embedded है permanent beneficial enjoyment के लिए, किस चीज़ में, attached to what is so embedded। एम्बेडेड क्या है, वॉल्स और बिल्डिंग है, उसमें अगर परमानेंट एन्जॉयमेंट के लिए कोई भी चीज़ एम्बेड करते हैं जैसे फ़ैन, बल्ब वगैरह, तो वो भी हो जाएगा अटैच टू द अर्थ में। तो अटैच टू द अर्थ में रूटेड इन द अर्थ, एम्बेडेड इन द अर्थ एंड अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट ऑफ दैट टू विच इट इज़ अटैच इज द डेफिनेशन। सो थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ के अंदर आएगा, ये किसके अंदर आएगा, अटैच टू द अर्थ के डेफिनेशन में आता है। ये भी इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 3 में दिया गया है। द टेस्ट टू डिसाइड वेदर समथिंग अटैच टू द अर्थ हैज़ टू बी रिगार्डेड एज इमूवेबल और नॉट। whether something attached to the earth has to be regarded as immovable or not depends on any one of the following: the degree of mode of annexation, कितना अंदर तक वो एनेक्स किया गया है, प्लेस ऑफ एनेक्सेशन क्या है, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन क्या है। आंसर बोल रहा है बोथ ए एंड सी, डिग्री और मोड ऑफ एनेक्सेशन, एंड सी ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन। प्लेस ऑफ एनेक्सेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कितना अंदर तक एनेक्स किया गया है और किस ऑब्जेक्ट, किस पर्पस के लिए एनेक्सेशन हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि अटैच टू द अर्थ जो है वो इमूवेबल में आएगा या नहीं। विच इज़ नॉट कवर्ड बाय द टर्म ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, गिफ्ट आता है, एक्सचेंज भी आता है, फैमिली सेटलमेंट नहीं आएगा, लीज आएगा। सो द आंसर विल बी सी, राइट। Next question, which one of the following is a transfer under the Transfer of Property Act 1882? ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर इनमें से कौन सा ट्रांसफ़र में इंक्लूडेड होता है? चार्ज, पार्टीशन, ट्रांसफ़र ऑफ डेट, सरेंडर। सरेंडर आप करते हो ट्रांसफ़र में नहीं आएगा, चार्ज भी ट्रांसफ़र में नहीं आता है, पार्टीशन जो है, पार्टीशन भी यहाँ पे पार्टीशन टू टीपी एक्ट के अंदर नहीं आता है। ट्रांसफ़र ऑफ डेट आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, डेट का ट्रांसफ़र मतलब अगर मान लीजिए कोई डेट मेरे ऊपर आ रहा है और वो ट्रांसफ़र मैं किसी और पे कर दूं तो वो भी ट्रांसफ़र ऑफ डेट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर गवर्न होगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वॉज हेल्ड दैट पार्टीशन इज़ नॉट अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी? वी.एन. सरीन वर्सेस अजीत कुमार में ये हेल्ड किया गया था, पार्टीशन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं इंक्लूडेड है। वी.एन. सरीन वर्सेस अजीत कुमार 1986 का केस है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हैज़ नो रिलेशन विथ एयर, वाटर, लाइट, ऑल ऑफ दिस। तो ये मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, एयर, वाटर, लाइट से कोई रिलेशन नहीं है इनका। ऑल ऑफ दिस आर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ नो रिलेशन विथ ऑल ऑफ दिस। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस ऑफ अ फैक्ट। नोटिस ऑफ अ फैक्ट कब होगा? व्हेन ही एक्चुअली नोज द फैक्ट। ठीक है, कोई चीज़ को आप खुद से जानते हो, पहले से ही जानते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उस चीज़ की नोटिस होगी। मे हैव नॉलेज अबाउट द फैक्ट, हो सकता है नॉलेज। सी कुड विथ रिजनेबल कॉज नो द फैक्ट, रिजनेबल कॉज के साथ आप उस चीज़ को जान सकते हो।
इज़ नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ द फैक्ट, बिल्कुल भी आप कुछ नहीं जानते हो, तो ये तो नहीं होगा. कुड विथ रीजनेबल कॉज नो द फैक्ट, ये भी नहीं होगा. मे हैव नॉलेज, मे है, सर्टेनिटी नहीं है नॉलेज की, तो इसलिए ये भी नहीं होगा. ही एक्चुअली नोज द फैक्ट, वो जान रहा है, तो नोटिस होगा. सो 20 का ए इज़ द आंसर. नोटिस का डेफिनेशन भी हम बेयर एक्ट में चेक कर लेते हैं एक बार, पे इम्पॉर्टेंट है. ये भी आप देख सकते हो, इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 3. इतना दूर चल रहा है यहाँ तक. इसमें नोटिस यहाँ पे दिया हुआ है. अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस ऑफ अ फैक्ट व्हेन ही एक्चुअली नोज दैट फैक्ट, यही आंसर है. और व्हेन but for willful abstinence from an inquiry or search which he ought to have made or gross negligence he would have known it. या तो वो एक्चुअली जाने तब नोटिस कहा जाएगा. दूसरी चीज़ है वो विलफुल एब्सटेनेंस किया इंक्वायरी सर्च करने से. अगर वो इंक्वायरी या सर्च करता किसी चीज़ को जानने के लिए तो उसको पता चल जाता, पर उसने नहीं किया, तो नहीं भी किया और वहाँ पे उसकी ड्यूटी थी इंक्वायरी सर्च करने की, तो नहीं किया, फिर भी माना जाएगा कि उसको नोटिस है. एक्चुअली जानता है तब भी, विलफुल एब्सटेनेंस फ्रॉम इंक्वायरी सर्च हुआ है, फिर भी वो नोटिस के अंदर माना जाएगा. या फिर ग्रॉस नेग्लिजेंस उसकी तरफ से खुद से हुई है तो भी नोटिस माना जाएगा. तो ये अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस कब कब होगा, 3 तरह की चीज़ें इसमें दी गई हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 21. वेदर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी कॉल्ड एज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. इसका आंसर होगा नो. अभी हमने ऊपर पढ़ा वी एन सरीन के केस में भी, अजीत कुमार वी एन सरीन वर्सेस अजीत कुमार 1986 में हेल्ड किया गया था. पार्टीशन इज़ नॉट अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसका आंसर होगा पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आता है. आंसर इज़ बी. द प्रॉपर्टी वर्ड इज़ डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. किस सेक्शन में प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर. आंसर बोल रहा है नन ऑफ दीज. प्रॉपर्टी वर्ड डिफाइंड नहीं है. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड है सेक्शन 5 में. ठीक है, एक बार देख लो आप इंटरप्रिटेशन क्लॉज में क्या है. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन क्लॉज में इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन है, इंस्ट्रूमेंट है, अटेस्टेड है, रजिस्टर्ड है, अटैच टू द अर्थ है, एक्शनेबल क्लेम है, अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस है. ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह है. फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का डेफिनेशन है, फिर क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र कौन है, ये सब. ठीक है, पूरा बेयर एक्ट तो अभी मैं खुल के नहीं दिखा सकती, पर आपको बता रही हूँ. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का डेफिनेशन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन है, पर प्रॉपर्टी का डेफिनेशन नहीं दिया है टीपी एक्ट के अंदर. सो द आंसर इज़ none of these. Let's move to the next question. 23. Attested in relation to an instrument means and shall be deemed always to have mean attested by at least, अभी देखा हमने 2 witnesses के द्वारा अटेस्टेशन होना चाहिए, 2 और मोर हो सकता है. For valid attestation of an instrument under the Transfer of Property Act 1882, it is necessary that each attesting witness must see the executant sign the instrument or affix his mark. सही है. The executant must see the attesting witnesses signing the instrument. ठीक है, सारे witnesses देखें कि executant instrument पे sign कर रहा है. बी बोलता है एग्जीक्यूटेंट मस्ट सी द, एग्जीक्यूटेंट भी देखे कि अटेस्टिंग विटनेस इंस्ट्रूमेंट पे साइन कर रहा है. वैलिड अटेस्टेशन कौन करेगा, तो विटनेस करेंगे. तो विटनेस कैसे करेंगे, साइन करके. तो उस साइन को कौन देखेगा कि अटेस्टेशन हो रहा है कि नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है एग्जीक्यूटेंट देखेगा. ठीक है, पहले अटेस्टिंग विटनेस देखेगा कि एग्जीक्यूटेंट ने साइन किया है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने के लिए जब विटनेस साइन करेंगे तो एग्जीक्यूटेंट मस्ट सी कि अटेस्टिंग विटनेस उस पर साइन कर रहा है. एंड ईच अटेस्टिंग विटनेस मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट. ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. ए हैज़ अ वाइफ बी एंड अ सन सी. ठीक है, एक
की एक पत्नी है और एक बेटा सी है. सी इन कंसिडरेशन ऑफ ₹5 lakh paid to him by his mother B executes a D by a registered instrument releasing his share of inheritance to A's property. ठीक है, 5 लाख पे करता है सी जो ए का बेटा है. इन कंसिडरेशन ऑफ ₹5 lakh पेड टू हिम बाय हिज मदर. उसकी माँ ने जो 5 लाख रुपए दिए थे सी को, उसके बदले में एग्जीक्यूट करता है सी और डीड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट रिलीजिंग हिज शेयर. अपनी शेयर को रिलीज़ कर देता है सी जो कि ए के प्रॉपर्टी से उसको इनहेरिटेंस में मिला था. ए डाइज एंड सी क्लेम्स हिज शेयर्स इन एज प्रॉपर्टी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ठीक है, ए के मरने के बाद सी फिर से क्लेम करने लगता है उस प्रॉपर्टी में अपने हिस्से को. तो आंसर क्या होगा. आंसर सी दे रहा है. सी इज़ बाउंड बाय हिज इंस्ट्रूमेंट इफ इंस्ट्रूमेंट इज अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस. पहले क्या था. ए सी इज़ बाउंड बाय हिज इंस्ट्रूमेंट एंड कैन नॉट क्लेम हिज शेयर इन एज प्रॉपर्टी. सी इज़ नॉट बाउंड बाय हिज इंस्ट्रूमेंट एंड कैन क्लेम हिज शेयर इन एज प्रॉपर्टी. ये तो बिल्कुल गलत है. सी इज़ बाउंड बाय हिज इंस्ट्रूमेंट, अगर 2 विटनेसेस अटेस्ट किए उस इंस्ट्रूमेंट में तो फिर ऑब्वियसली बात है अटेस्टेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी. सी कैन क्लेम द शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ ए, ये तो नहीं होगा. सो द आंसर इज सी. द टर्म एक्शनेबल क्लेम डज नॉट इंक्लूड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. क्लेम फॉर एरियर्स ऑफ रेंट. टर्म एक्शनेबल क्लेम क्या इंक्लूड नहीं करता है. क्लेम फॉर एरियर्स ऑफ रेंट, अ शेयर इन पार्टनरशिप, द राइट to the proceeds of business, a debt secured by mortgage of immovable property. तो एरियर्स ऑफ रेंट का जो क्लेम है वो एक्शनेबल क्लेम में तो आता ही है. आपने किसी को रेंट पे अपना कुछ मकान दिया है और वो रेंट आपको नहीं मिला तो आप एरियर्स तो क्लेम करेंगे ही ना. तो एक्शनेबल क्लेम तो होगा ही. ए शेयर इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में अगर आपका कोई शेयर है तो वो भी एक्शनेबल क्लेम में आएगा. राइट टू द प्रोसीड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के प्रोसीड्स में अगर आपका कोई अधिकार है तो वो आप एक्शनेबल क्लेम में इंक्लूडेड होगा. डी अ डेट सेक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपने मॉर्गेज किया, उससे आपका डेट सिक्योर हो गया, तो क्योंकि वो डेट तो आपको देना है ना, तो वो एक्शनेबल क्लेम में इंक्लूडेड नहीं होगा. सो द आंसर इज डी. इनमें से कौन एक्शनेबल क्लेम नहीं है. क्वेश्चन 27 अभी हमने देखा इसको. राइट टू क्लेम एरियर्स ऑफ रेंट ऑफ अ हाउस एक्शनेबल क्लेम होता है. राइट टू क्लेम एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस एक्शनेबल क्लेम होता है. राइट टू क्लेम डिक्रिटल सम, डिक्री के थ्रू जो सम आएगा वो एक्शनेबल क्लेम में नहीं होता है. राइट टू क्लेम मनी पेबल अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, LIC में आप जो मनी देते हो बाद में आप उसको क्लेम कर सकते हो, एक्शनेबल क्लेम में होगा. सो द आंसर इज राइट टू क्लेम डिक्रिटल सम इज नॉट एक्शनेबल क्लेम. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ एक्शनेबल क्लेम. मॉर्गेज डेट, मीन प्रॉफिट, डिक्री, प्रोविडेंट फंड. ठीक है, प्रोविडेंट फंड में आप जो भी पैसा जमा करते हो वो एक्शनेबल क्लेम में आता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एक्शनेबल क्लेम. मीन प्रॉफिट नहीं होता है क्लेम, क्योंकि आपने खुद से इम्प्रूवमेंट किया है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में, तो उसको एक्शनेबल क्लेम में आप कैसे लाओगे. ठीक है, तो ये एक्शनेबल क्लेम नहीं होता है. एरियर्स ऑफ रेंट होता है, शेयर इन पार्टनरशिप होता है, क्लेम फॉर रेंट ऑफ अर्नेस्ट मनी भी होता है. तो आंसर इज मीन प्रॉफिट इज नॉट एक्शनेबल क्लेम. 30 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्शनेबल क्लेम्स. शेयर इन पार्टनरशिप इज एक्शनेबल क्लेम, डिक्री नहीं है. क्लेम फॉर एरियर ऑफ रेंट है. राइट टू गेट डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. शेयर इन पार्टनरशिप है एंड क्लेम फॉर एरियर ऑफ रेंट है, डिक्री नहीं है. राइट टू गेट डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक्शनेबल क्लेम में नहीं आएगा. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भले ही आएगा, उसमें डैमेजेस अलग से क्लेम करोगे. तो आंसर उसका होगा डी का ओनली 1 and 3. शेयर इन पार्टनरशिप एंड क्लेम फॉर एरियर्स ऑफ रेंट आर एक्शनेबल क्लेम. क्वेश्चन 31 अ राइट टू सू फॉर डैमेजेस इज
नॉट एन एक्शनेबल क्लेम, ये राइट टू सू है, एक्शनेबल क्लेम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 31 तक अभी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम। अभी हमने देखा राइट टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट एक्शनेबल क्लेम होता है, हमें क्या देखना है, कौन सा एक्शनेबल क्लेम नहीं है। प्रॉमिस टू पे ₹500 इफ़ द प्रॉमिसी सक्सीड्स इन LLB एग्ज़ाम। तो अगर LLB एग्ज़ाम में प्रॉमिसी सक्सीड करेगा तो उसको 500 रुपये मिलेंगे, तो ये भी एक्शनेबल क्लेम हो जाएगा। अग्रीमेंट टू पे ₹500 इफ़ द प्रॉमिस, क्वेश्चन हमें क्या है, नॉट एक्शनेबल क्लेम हमें देखना है। ठीक है, तो पहला वाला तो एक्शनेबल क्लेम है, PF वाला। सेकंड ये भी एक्शनेबल क्लेम है। थर्ड अग्रीमेंट टू पे 500 इफ़ द प्रॉमिसी मैरिज अ पर्टिकुलर वुमन, तो वो भी हो जाएगा। राइट टू क्लेम बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कपल्ड विथ अ लाइबिलिटी, इस पर लाइबिलिटी भी आ रही है। क्लेम बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ जाएगा। कपल्ड विथ अ लाइबिलिटी आ रही है, ठीक है, ये एक्शनेबल क्लेम नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शनेबल क्लेम। मुस्लिम वुमेन्स क्लेम फॉर अनपेड डावर, वैसा डावर जो कि अभी तक मुस्लिम वुमेन को नहीं मिला है वो क्लेम कर सकती है, इसलिए एक्शनेबल क्लेम होगा। आंसर ए है। राइट टू गेट डैमेजेस अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट, डैमेजेस नहीं आएगा। क्लेम फॉर मीन प्रॉफिट, आपने खुद से इम्प्रूवमेंट किया है किसी दूसरे के प्रॉपर्टी में, नहीं होगा एक्शनेबल क्लेम। कॉपीराइट ऑफ अ बुक इज नॉट एक्शनेबल क्लेम, सो एक्शनेबल क्लेम में क्या आएगा, मुस्लिम्स वुमेन्स क्लेम फॉर अनपेड डावर। विच इज़ एक्शनेबल क्लेम, एरियर ऑफ रेंट होता है, PF भी होता है, पार्ट ऑफ शेयर इन पार्टनरशिप भी होता है, ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट कॉन्टेम्पलेट, एक्चुअल नोटिस तो करते हैं, इम्प्लाइड नोटिस भी करते हैं। हमने देखा ना कि जब वो इंक्वायरी से सर्च से पता कर सकता है पर उसने पता नहीं किया तो भी नोटिस माना जाता है, तो एक्चुअल इम्प्लाइड दोनों ही आएगा। नोटिस इन ट्रांजैक्शन ये नहीं दिया गया, इम्प्यूटेड नोटिस है, नोटिस इन ट्रांजैक्शन नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड टिम्बर, ठीक है, स्टैंडिंग टिम्बर इंक्लूडेड नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, आंसर ट्रू है। स्टैंडिंग टिम्बर अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आर इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली सो लॉन्ग एज नॉट सीवियर्ड फ्रॉम द अर्थ, जब तक अर्थ से नहीं निकाला गया। ऐसा नहीं है, उसका पर्पस ही था काटना, इसलिए वो शुरू से ही माना जाता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी अनलेस देयर इज कॉन्ट्रैक्ट टू सीवियर द सेम, कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं है। स्टैंडिंग टिम्बर इज द पर्पस ऑफ स्टैंडिंग टिम्बर इज ऑलवेज टू कट इट, सो इट्स ऑलवेज मूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, सी आंसर होगा। विच इज़ नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इनमें से कौन सा नहीं है। ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं होता है, लीज ऑफ लैंड होता है, राइट ऑफ वे भी होता है, लाइफ इंटरेस्ट इन द इनकम ऑफ, इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो भी आपको हमेशा इनकम होता रहता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाता है। तो ग्रोइंग क्रॉप्स साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन 3 में कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इनमें से कौन सा नहीं है। राइट टू वर्शिप बोल रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। राइट टू कैच फिश, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पॉन्ड आपको मान लो मिला हुआ है फिश कैच करने के लिए, लीज के थ्रू या किसी भी अग्रीमेंट के थ्रू, तो वो आपका अधिकार इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। राइट टू कलेक्ट तेंदू लीव्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट ऑफ ईजमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। राइट टू वर्शिप इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट्स एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट ऑफ वे तो होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू कलेक्ट रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट ऑफ वर्शिप नहीं है। राइट ऑफ फिशरी अभी देखा, राइट टू कैच फिश ये भी होता है। कौन सा नहीं होता है, राइट ऑफ वर्शिप इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। Which out of the following is not immovable property according to Transfer of Property Act? Not immovable कौन सा, लैंड तो होता है immovable, benefits to arise out of land भी होता है, things attached to earth भी होता है, standing timber immovable नहीं होता है। 42
प्रॉपर्टी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म एंड इंक्लूड्स कॉपीराइट. प्रॉपर्टी के अंदर कॉपीराइट भी आता है, सही बात है, आता है. रीज़न क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विथ ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग पेटेंट्स. नहीं नहीं नहीं, हर तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डील नहीं करता है. ठीक है. पेटेंट्स मोस्टली ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील करता है, कुछ कुछ मामलों में मूवेबल भी करता है, पर हर तरह की प्रॉपर्टी के बारे में डील नहीं करेगा, हर तरह का ट्रांसफ़र डील नहीं करेगा. सो प्रॉपर्टी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म एंड इंक्लूड कॉपीराइट, ये तो सही है, लेकिन रीज़न ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग पेटेंट्स, ये गलत है. सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी? कॉपीराइट, प्रॉफिट दे पाउंड्रे, रॉयल्टी, क्रेडिट. आंसर इज प्रॉफिट दे